खैर कोई नहीं, अभी तो काम चल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम होमवर्क वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, रोटेशन में आपको कोई भी दिक्कत लग रही हो पहले तो वो पूछ लो। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में किसी को कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो, बोलो बच्चों। फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें कहीं कोई दिक्कत? फर्स्ट बच्चों, सेकंड बच्चों रोटेशन में कहीं कोई दिक्कत? बच्चों 4A ओके। तो बच्चों अब जो अपना नया टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। तो आदर्श, तुम आज कैसे आ गए थे? अटेंड करोगे क्या क्लास? अच्छा, नहीं अच्छी बात है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, तुमने क्लासें कहाँ से स्टार्ट की थी? अच्छा, रे ऑप्टिक्स के बाद से किया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लासें तो अटेंड की हुई है ना? अच्छा, फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो मेन क्या है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, देखते रहना बस, है कोई दिक्कत नहीं। जो भी दिक्कत हो वो देखना, बस ये कि यहाँ थोड़ा फास्ट चलता है और कुछ नहीं। ठीक ठीक ओके बच्चों, अब समझो। जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, इस बार थोड़ा सा एक और नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के लिए वो करके देखते हैं, अगर ठीक रहेगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना अपने पुराने मेथड्स पे ही आ जाएंगे। तो इसमें मैंने ये किया है, जैसे 12th में जो यहीं पे 12th के बैच में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पढ़ाया है उसी के नोट्स जेरोक्स करवा लिए। तो नोट्स एक बच्चे के फ़ोटो खींच के प्रिंट आउट निकलवा लिया। तो उसमें क्या है, थ्योरी कंटेंट आपको पूरा वही मिल जाएगा, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है ना। बस ये कि 12th में चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा बताई जाती हैं, थोड़े डेरिवेशन ज़्यादा रहते हैं। तो वो डेरिवेशन आप भी देख सकते हो या स्किप कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं और बाकी चीज़ों में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस ये कि उसमें थोड़े बेसिक क्वेश्चन और थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और कोई दिक्कत नहीं। तो पैटर्न मैंने ये रखा है कि जैसे नोट्स, जैसे मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं, वो मैं आपको दे दूंगा अभी। आपको उसे बस रख के बैठना है। क्लास में इवन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्लास में तो आप उसे बंद करके रख सकते हो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मान के चलो उसमें होगा, मान के चलो जो भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो उसमें होगा। तो लिखने का आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मान के चलो वो उसमें होगा, तो वो आप घर पे जाके देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। आपका फोकस मेन प्रैक्टिस पे रहेगा कि जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनको आपको यहाँ पे सॉल्व करके देखना है। जैसे थ्योरी में बता दूंगा, क्वेश्चन में दूंगा, वो क्वेश्चन भी उसमें होगा। जैसे जो क्वेश्चन में दूंगा वो भी नोट्स में होगा, तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इवन उसका सॉल्यूशन भी होगा। बट अभी उसे नहीं देखना है क्योंकि सामने ही सॉल्यूशन दिख जाएगा तो मतलब नहीं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम डायरेक्टली मॉड्यूल से डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उसमें भी मैं पेज नंबर वगैरह लिख ही रहा हूँ, तो बस आप पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख के अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेनली तुम्हें फोकस केवल प्रैक्टिस पे करना, लिखने वाला पार्ट तुम्हारा पूरा अवेलेबल है। इससे क्या है, थोड़ा हम अपना टाइम और सेव कर पाएंगे। हालांकि बेटर ये होता है कि लिखवा दिया जाए बोल के, तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन थोड़ा याद सा हो जाता है। लेकिन ये कि उसमें फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और अपने पास टाइम उतना है नहीं। तो एक बार करके देखते हैं, अगर दिक्कत होगी तो नेक्स्ट टाइम से पुराने मेथड से ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों देखते हैं। तुम पे आई थिंक तुम्हारे नोट्स हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक काम करो, पीछे पास करते जाओ। ठीक, सब पे आ गए ना? सब पे आ गए ना? ठीक है, ओके। तो बच्चों ये यहीं पे जो मैंने 12th में इस साल जो पढ़ाया है उसी के नोट्स हैं, ठीक है ना। तो वो आप घर पे जाके बस एक बार देख सकते हो। तो इससे क्या अपना लिखने का टाइम बच जाएगा। चीज़ें पूरी की पूरी वही हैं, उनमें कुछ खास है नहीं। तो अभी केवल आपको समझने पे फोकस करना है और एक रफ कॉपी या जो भी कॉपी है उस पर बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है,
तो सीखने पे फोकस ज़्यादा रहेगा, और घर पे जाके एक बार बस देख लेना, रिवाइज कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो हाईलाइट कर सकते हो या, ठीक है ना। पैटर्न बच्चों समझ गए ना, ठीक है। तो एक चैप्टर के लिए करके देखते हैं, अगर ठीक लगेगा तो आगे कंटिन्यू कर लेंगे, वरना फिर और सोचेंगे कुछ, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों चैप्टर का नाम है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उसे बच्चों समझते हैं। इसमें बच्चों इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है बच्चों चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, और स्टैटिक इसका मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों हम क्या करते हैं, चार्ज जब रेस्ट पे हो, चार्ज जब रेस्ट पे हो तो उसकी वजह से क्या कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों हम क्या करते हैं, चार्ज रेस्ट पे हो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों अपने पास आता है चार्ज। क्या आता है, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है बच्चों, बहुत ही फंडामेंटल क्वांटिटी, बहुत ही फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मास है, बोलने को क्वांटिटी ऑफ मैटर बोल सकते हैं, लेकिन वो मेन फील होता है कि भाई मास से क्या मतलब। तो ऐसे बच्चों चार्ज होता है। चार्ज डेफिनेशन के लिए हम बोल देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बच्चों पहले ये माना जाता था कि चार्ज की वजह से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के पीछे भी रीजन चार्ज ही होता है। तो डेफिनेशन हम बोलने को ये बोल देते हैं कि प्रॉपर्टी ड्यू टू विच पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड चार्ज। कई बार ये भी बोल देते हैं प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट या रिपेल करे, उसको हम क्या बोल देते हैं, चार्ज। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों बताओ चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। सीजीएस यूनिट नहीं, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ठीक है ना। चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या हो जाती है, स्टेट कूलम। अब बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखें, आईटी, क्योंकि बच्चों करंट को हम फंडामेंटल मानते हैं, तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम। तो आईटी, आई की जगह कई बार एटी लिख देते हैं, कई बार बच्चों क्यू से भी डिनोट कर देते हैं, क्यू को भी स्टैंडर्ड मान के उससे भी डिनोट कर देते हैं। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चों जैसे जो हम यूज करते हैं, एक टर्म हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो बच्चों अब समझो चार्ज ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। सी से भी डिनोट कर देते हैं कई बार, क्यू से भी। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, रिलेशन हो जाता है 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक और यूनिट रहती है, बहुत ज़्यादा काम में नहीं आती है, कभी सुनने में भी नहीं मिलती है, बस नाम के लिए लिख दिया है, 1 EMU। EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हो जाती है 10 कूलम, ठीक है ना। फ्रैंकलिन और ये स्टेट कूलम सेम ही होता है, फ्रैंकलिन और स्टेट कूलम सेम होता है। जैसे इसको इधर भेजो, इस साइड भेजो, तो 1/3 मतलब 0.33, 10 की पावर माइनस 9, उसी को ये लिख सकते हो, तो वो एक ही चीज है। तो फ्रैंकलिन और स्टेट कूलम सेम ही होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बच्चों में पता ही होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। डायमेंशन बच्चों 80 या कई बार क्यू से भी डिनोट कर देते हैं। एक और वर्ड जैसे केमिस्ट्री में कई बार हम यूज करते हैं फैराडे, 9650 कूलम। ये क्लियर है। अब बच्चों बताओ इनमें से किस पे चार्ज ज्यादा होता है, तो बच्चों दोनों पे हम सेम चार्ज मानते हैं, बस पोलैरिटी अलग मानते हैं। अगर मैं पूछता हूं कि किस पे ज्यादा चार्ज है, सेम चार्ज।
ऐसे नहीं बोलेंगे भाई उसका नेगेटिव चार्ज है तो उस पर कम चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो वो गलत है। जैसे वेलोसिटी में -10 वेलोसिटी +10 वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है? सेम है, बस डायरेक्शन में फर्क है। तो ऐसे ही हम मानते हैं कि पोलैरिटी में फर्क है लेकिन वैल्यू सेम। समझ गए बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों जस्ट एक क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किया, विच है मोर चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? आंसर क्या होगा? सेम चार्ज। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ चार्ज, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों जैसे केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, केमिस्ट्री में आप देखोगे 90% केसेस में इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर ट्रांसफर होता है, मैक्सिमम रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। जैसे बच्चों एटम की बात करें तो एटम के सबसे सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, तो जनरली वो मूवमेंट नहीं करता, बहुत कम प्रोसेस में मूवमेंट करता है, जनरली नहीं करता। तो जो चार्ज डिफाइन किया गया है वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में डिफाइन किया गया। जैसे लेट से बच्चों इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं लेता हूँ तो इस पर भी क्या चार्ज है? न्यूट्रल, जीरो। तो बच्चों इसमें मान लो अगर 50 करोड़ प्रोटॉन है तो 50 करोड़ ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे बराबर चार्ज होने की वजह से वो कट पिट के जीरो हो जाते हैं, तो ये न्यूट्रल हो गया। अब मैं किसी भी तरीके से इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन उतने ही रहे पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो ओवरऑल चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। और किसी भी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉन कम कर दूं तो प्रोटॉन उतने ही रहे लेकिन नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो प्रोटॉन डोमिनेटिंग हो गए, तो चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी तरह से अगर तुम इलेक्ट्रॉन को कम कर दो तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दो तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज को बच्चों इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं। ये चीज क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। फिर देखो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्ज बच्चों समझ गए ना? प्रॉपर्टीज। तो बच्चों बताओ प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्सन, अट्रैक्शन, रिपल्सन। माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो यहां से अपना पॉइंट बनता है कि सेम पोलैरिटी के चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज अपने अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों ये क्लियर है ना? लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसी में बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर हो, जैसे मान लो ये ए बॉडी है, इसमें मान लो प्लस चार्ज है, अब ये बी बॉडी है, वो इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो बी के बारे में बच्चों बताना है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, नन। नेगेटिव। और सोचो। नहीं, चलो क्वेश्चन मैं वापस रिपीट करता हूँ। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पे कौन सा, ये किस तरह की होनी चाहिए? ऑप्शंस ये है नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नन। न्यूट्रल कब हो सकता है बताओ? कुछ ठीक है, और कोई बताना चाहे? ठीक है बच्चों समझो, देखो ये प्लस है, ये न्यूट्रल, मतलब इस पे मान लो नेगेटिव चार्ज है तो पक्का अट्रैक्ट कर ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन तो होते ही, तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज है? नेगेटिव, यहाँ प्लस, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उस प्लस की वजह से वो इधर इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब इधर उधर से वहां इकट्ठे हो गए,
तो इधर उधर से इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहाँ प्लस चार्ज। अब बच्चों प्लस माइनस में क्या होगा, और प्लस प्लस में, लेकिन बच्चों ये पास में है तो ये डोमिनेटिंग होगा। तो ओवरऑल बॉडी क्या होगी, अट्रैक्ट। तो बच्चों ये अगर इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये न्यूट्रल भी हो सकती है और अपोजिट चार्ज भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल बच्चों आप समझो, हम बालों को ऐसे कॉम्ब से घिसें और छोटे छोटे पेपर पीस के पास लाएं, तो पेपर पीस अट्रैक्ट होते हैं क्या? अब पेपर पीस पे क्या चार्ज है, न्यूट्रल। कॉम्ब में तो चलो नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, तो न्यूट्रल नेगेटिव की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, इसी तरीके से। समझ पाए? तो यहाँ से बच्चों अपना एक पॉइंट बनता है कि कोई चार्ज बॉडी होती है वो अपोजिट चार्ज बॉडी को तो अट्रैक्ट करती ही करती है, साथ ही साथ न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। कोई चार्ज बॉडी अपोजिट चार्ज बॉडी को तो अट्रैक्ट करती ही करती है, साथ ही साथ न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। ये चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब उसके बाद बच्चों अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो बताओ, चार्ज स्केलर होता है या वेक्टर? स्केलर। उसके अलावा बच्चों ये एडिटिव है। एडिटिव का मतलब जैसे किसी पे 3 कूलाम चार्ज है, तुमने 2 और दे दिया तो 5 हो जाएगा, 3 और दे दिया 8 हो जाएगा, -2 दे दिया तो 6 रह जाएगा। तो सिंपल स्केलर सम फॉलो करता है। क्या करता है? स्केलर सम फॉलो करता है। ये चीज क्लियर है? फर्दर बच्चों देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगर बच्चों कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब जो किसी के कांटेक्ट में ना हो, जो किसी के कांटेक्ट में ना हो, तो अगर कहीं कोई कांटेक्ट नहीं है तो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व। जैसे बच्चों मान लो इस पे जैसे सपोज हमने कॉम्ब किया, कॉम्ब पे सपोज नेगेटिव चार्ज आया, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। तो जितना इस पे नेगेटिव होगा उतना ही इस पे प्लस होगा। पूरे को सिस्टम लोगे तो कितना रहेगा? 0। तो कहने का मतलब ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज अपने आप में क्या रहेगा? कंजर्व। बोलो कोई डाउट लगा? क्लियर है ना बच्चों? ठीक है। अब मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब क्या है बच्चों? जैसे ये रिमोट ले लो, इसका मास है बट इस पे चार्ज है क्या? नहीं। तो मास हो सकता है बिना चार्ज के। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जैसे मान लो किसी बॉडी पे चार्ज है 1 कूलाम और मैं बोलूँ उसका मास 0, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि चार्ज कैसे आएगा? या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से। तो अब उससे अगर चार्ज आएगा तो उनका मास होता है, तो उसका मास होना ही चाहिए। समझ लो? तो बिना चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसी में बच्चों एक चीज होती है, जैसे फोटोन के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना हो। फोटोन क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसका रेस्ट मास क्या होता है अगर याद हो? फोटोन का रेस्ट मास, मास बिल्कुल सही है, रेस्ट मास 0 मानते हैं। मूविंग मास कंसीडर करते हैं बट रेस्ट मास 0 मानते हैं। तो रेस्ट मास इसका 0 होता है। तो इसका रेस्ट मास 0 है तो हम इसको कोई चार्ज नहीं दे सकते। अगर हम चाहें कि हम फोटोन को कोई चार्ज दे पाए तो वो पॉसिबल नहीं है। समझ के बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। नेक्स्ट बच्चों फिर देखो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा हो तो भी मान लो, जैसे मास है, अभी जैसे हमने फोटोन का ही एग्जांपल लिया, रेस्ट मास इसका क्या होता है? 0, लेकिन मूविंग मास होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड से चलता है तो एक फॉर्मूला होता है, वो सिलेबस के बाहर का है लेकिन बस बता रहा हूँ, m0 1 - v²/c²। तो ये एक फॉर्मूला होता है। तो जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी तो मास क्या होगा? बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता। चार्ज जो रेस्ट पे होता है वही मूविंग भी होता है। अब जैसे बच्चों बताओ, अगर इसमें स्पीड ऑफ लाइट कर दो तो मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे तो उसका मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। समझ गए ना?
लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है। तो अब बच्चों समझो, मास के लिए ये फॉर्मूला सही है, लेकिन चार्ज के लिए इस तरह का फॉर्मूला गलत है। तो वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक। समझ गए बच्चों, स्पीड पे चार्ज की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? बोलो कोई भी डाउट हो बच्चों? ठीक है, फर्दर बच्चों देखो, अब बच्चों ये आपकी सीट का ही क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होना चाहिए। जैसे बच्चों ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज पेज 158 क्वेश्चन 40। एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, चार्ज ये है, स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी दिस। अब न्यू चार्ज इस पे बताना क्या होना चाहिए। तो बच्चों चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, नहीं करता है तो आंसर क्या होगा, बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? ठीक है ना, ओके। अब बच्चों ये जस्ट एक थ्योरेटिकल सा पॉइंट है, वो जैसे जैसे आगे टॉपिक आते जाएंगे तब पता चल जाएगा। जैसे अगर कोई चार्ज पार्टिकल केवल रेस्ट पे हो तो वो अपने आसपास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम पढ़ेंगे कि चार्ज अगर मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। फिर बच्चों चार्ज जब एक्सिलरेट करता है या ऑसिलेट करता है तो वो ईएम वेव्स प्रोड्यूस करता है, वो हम ईएमएफ वेव्स में पढ़ेंगे। अभी बस इस वजह से बता दिया है क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन मिल जाता है, बाकी वो टॉपिक के साथ साथ अपने आप आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों चार्ज हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं उस पर अगर हम सोचें, चार्ज हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं तो इसके कई सारे मेथड्स होते हैं। एक मेथड जैसे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब बच्चों जैसे यही मान लो, इसको मैंने ऐसे घिसा घिसा तो बच्चों ये कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इसने लूज ज्यादा कर दिए तो इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए या बढ़ गए, कम हो गए, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और बालों ने गेन कर लिए तो उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यही उल्टा, अगर इसने गेन कर ली तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो घिसने से क्या होता है, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर होंगे, जिसमें टाइटली बाउंड होंगे। वो लूज कम करेगा, गेन ज्यादा करेगा, तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और जिसमें लूजली बाउंड होंगे वो लूज ज्यादा करेगा तो उस पर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। क्लियर है बच्चों? दूसरा बच्चों होता है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है, जैसे ये बॉडी पे चार्ज है, मैंने इससे टच कर दिया तो इसका कुछ चार्ज इसमें चला गया तो इस पे चार्ज आ गया, ये हो गया कंडक्शन। इस बॉडी पे चार्ज है, मैंने इससे टच कर दिया तो इसमें कुछ चार्ज चला गया, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होगा, एक को दूसरे से टच कर देंगे, कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्लियर है? अब इंडक्शन। इंडक्शन में बच्चों क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा, मान लो इस पे प्लस चार्ज है, ये न्यूट्रल है, लेकिन इसके पास लाओगे तो यहां चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहां चार्ज पॉजिटिव। अब मान लो मैंने इसको ग्राउंड कर दिया तो प्लस वाला कहां चला जाएगा, ग्राउंड। नेगेटिव भी जाएगा लेकिन वो उसकी तरफ बंधा हुआ है, अट्रैक्टेड है, तो वो जा नहीं पाएगा। जाना तो वो भी चाहता है बट अट्रैक्शन की वजह से वो नहीं जा पा रहा। अब ग्राउंड से कनेक्शन तोड़ के मैंने सेपरेट कर दिया तो इस न्यूट्रल वाले पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो बच्चों कभी भी मैंने इससे टच किया क्या, तो बिना टच किए मैंने उस पर नेगेटिव चार्ज ला दिया, बिना टच किए मैंने उस पर नेगेटिव चार्ज ला दिया। इसको बोलते हैं बच्चों इंडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। समझ गए ना बच्चों, कोई दिक्कत? इसी में बच्चों एक मेथड ये हो जाता है, जैसे ये प्लस एक लेके आए, माइनस इधर प्लस, ये मान लो बी। अब बच्चों एक और न्यूट्रल स्फीयर लिया सी, न्यूट्रल, इसको इससे टच करवा के अलग कर दिया, तो इससे इसको टच करवाएंगे तो पॉजिटिव इसमें चला गया, नेगेटिव इसकी वजह से जा नहीं पाया। अब तीनों को सेपरेट कर दिया तो
ये तो जो है सो है, इस पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, इस पे चार्ज पॉजिटिव, तो इनको हमने उससे कभी टच नहीं करवाया, तो इसको हम बोलते हैं वही इंडक्शन। देखो देखो मैं बताता हूँ, समझना। देखो ये प्लस है, ये न्यूट्रल है, तो इसके इस पॉइंट से देखो होगा क्या, जब हम न्यूट्रल को इससे कांटेक्ट करेंगे, समझ रहे हो, तो ये एक तरीके से हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल, तो चार्ज हाई से लो इस तरह से फ्लो करे, तो उससे उसमें जाएगा, समझ गए ना। अब पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन उसमें, बोलते हैं हम ये कि पॉजिटिव चार्ज गया, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, बोलने में यही आता है, पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही गए, ठीक है ना। ओके, अब इसके अलावा बच्चों एक दो टर्म और हैं, वो बस नाम के हैं, वो मैं बता रहा हूँ। थर्मल एमिशन, थर्मल एमिशन क्या है, जैसे हम गरम करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, तो बॉडी पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये थर्मल एमिशन, गरम करके हमने चार्ज कर दी। फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन बच्चों क्या है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, तो वो इलेक्ट्रॉन पे इतना ज़्यादा फोर्स लगाएगी कि उसको खींच लेगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, फील्ड एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन को उसने खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर आता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, हम आगे पढ़ते भी हैं कि मेटल सरफेस पे जब लाइट गिराते हैं, तो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इसको हम, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ पाए बच्चों। तो चार्जिंग किस किस तरह से होती है बच्चों, ये कुछ क्लियर हुआ, बोलो अदर्स कोई डाउट हो, ठीक है ना। अब बच्चों अगर हम रियल लाइफ में देखें कि चार्ज कहाँ पे यूज होता है या कहाँ पे आप लोगों ने देखा हो, तो बच्चों एक सिंपलेस्ट एग्जांपल, जैसे आप देखो कहीं से ट्रेवल करके आओ, किसी लोहे के गेट को आप टच करते हो, एक हल्का सा कई बार करंट फील होता है, और अगर अंधेरा हो तो हल्की सी चिंगारी भी आती है, तो उसमें रीज़न यही रहता है कि तुम बाहर ट्रेवल करके आए, तो तुम्हारी बॉडी बाहर हवा से घिसी है, घिसने की वजह से चार्ज हो गई, तुम जब मेटल को टच करते हो तो वो चार्ज पूरा कहाँ जाता है, ग्राउंड में, तो चार्ज फ्लो किया मतलब करंट, तो उसी वजह से एक हल्का सा करंट फील होता है। ऐसी बच्चों बिजली गिरती है, तो बिजली में भी क्या है, बादल मूव कर रहे हैं, घिस रहे हैं, उस पर जब बहुत ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हाई चार्ज की वजह से, हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो बीच की एयर होती है वो आयनाइज होने की वजह से कंडक्ट कर देती है, और अचानक से चार्ज फ्लो करता है, उसी को हम बोलते हैं बिजली गिरना। फिर बच्चों कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जैसे एरोप्लेन है, उसके टायर स्मॉल कंडक्टिंग बनाए जाते हैं, जो एरोप्लेन के टायर रबड़ के होते हैं, रबड़ तो इंसुलेटर होता है, लेकिन एरोप्लेन में स्पेशली बनाए जाते हैं कि वो थोड़ा कंडक्ट करे, उसके पीछे क्या रीजन रहता है, किसी को बताओ, एक एक आप बोलो, कुछ ठीक है, हाँ तुम बोलो, और कोई, टायर छोटा नहीं, टायर को कंडक्टिंग करना, टायर तो बहुत बड़े होते हैं, देखने में छोटे लगते हैं, खैर हाँ समझो। बच्चों एरोप्लेन बहुत हाई स्पीड से हवा में चल रहा है, तो वही हवा से घिस रहा है, जैसे बादल घिस रहे हैं वैसे वो घिस रहा है, हम घिस रहे हैं, तो उस पर काफ़ी सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। अब वो चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, अब जब वो लैंड करेगा, तो अगर हम उसको स्मॉल कंडक्टिंग रख दें, तो वो जो भी उस पर एक्स्ट्रा चार्ज है वो उस पहिए के थ्रू ग्राउंड पे चला जाएगा, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब मान लो उससे पैसेंजर उतर रहे हैं, वो सेफ रहेंगे, वरना क्या होगा, जैसे हम मान लो इसको टच करते हैं, करंट लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी के थ्रू न्यूट्रलाइज हो रहा है। अब ऐसे, अब पैसेंजर मान लो वो नॉन कंडक्टिंग है, टायर उतर रहे हैं, तो एरोप्लेन का पूरा चार्ज पैसेंजर के थ्रू न्यूट्रलाइज होगा, पैसेंजर से होके फिर ग्राउंड में जाएगा, तो हम पे तो थोड़ा बहुत चार्ज एक्यूमुलेट होता है, तो एक हल्का सा करंट लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है और चलता भी बहुत स्पीड से,
तो उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होता है, तो वो अगर पैसेंजर के थ्रू फ्लो करेगा तो एक बहुत हाई करंट फ्लो करेगा जो कि उनके लिए नुकसानदायक होगा, तो उस वजह से उसको इस तरह से बनाया जाता है। समझ गए? लगभग ऐसा ही लॉजिक बच्चों ये रहता है जैसे जो हाईवे पे खासकर पेट्रोल डीजल या केमिकल जो कि जलने वाला हो, इन्फ्लेमेबल केमिकल लेके जाते हैं, उनमें भी अगर कभी देखा हो पीछे एक चेन लटका देते हैं, चेन ज़मीन को टच करती रहती है, तो उसके पीछे भी यही रीज़न है। जैसे वो ट्रक मूव कर रहे हैं, हवा में घिस रहे हैं, तो घिसने की वजह से चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, अगर वो ग्राउंड से टच करती रहेगी तो वो चार्ज न्यूट्रलाइज होता रहेगा, वरना लार्ज चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और फिर स्पार्किंग वगैरह की वजह से, अब उसमें अगर मान लो पेट्रोल वगैरह वैसा कुछ है तो ब्लास्ट हो सकता है। समझ के बच्चों? ठीक ना? हम बच्चों शायद कोई कुछ पूछे। देखो वो उनकी नेचर पे डिपेंड करेगा, जिसमें टाइटली बाउंड होंगे इलेक्ट्रॉन, जिसमें टाइटली बाउंड होंगे तो वो लूज कम करेगा, गेन ज़्यादा करेगा, तो उस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, और जिसमें लूजली बाउंड होंगे उस पर पॉजिटिव। अब किसमें टाइटली और किसमें लूजली, वो केमिस्ट्री में जैसे आप लोग पढ़ते ही हो कई सारी चीज़ें, हम वो मतलब केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते ही हैं, वो पीरियोडिक टेबल वगैरह में बताते हैं। समझ के बच्चों? ओके। अब बच्चों और अगर एग्जाम्पल देखो, जैसे कई बार आपने देखा होगा ऐसे बैलून को यूं ही घिसो और ऐसे दीवार पर रख दो, चिपक जाता है। रीज़न वही है, तुमने घिसा उस पर चार्ज आ गया, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल और चार्ज में भी अट्रैक्शन होता है, तो बिना उसके भी वो चिपक जाता है। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल बच्चों रहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों ये जस्ट एक इलेक्ट्रोस्कोप हम इसे बोलते हैं, उसको एक सिंपलीफाइड फॉर्म में बना दिया है। गोल्ड लीव्स बच्चों क्या है, जैसे एक बोतल मान लो, कांच की बोतल मान लो, उसमें ये मान लो मेटल का हैंडल है, ये मेटल का है, और यहाँ पे एक हुक के थ्रू 2 गोल्ड लीव्स लटका दी। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, वो तुम जज कर सकते हो। कैसे जज कर सकते हो बच्चों? वो समझो, देखो समझो, अभी इसको दूर रखा है, तो गोल्ड लीव्स कैसी होंगी? ऐसी फ्लैट। अब हम इसके पास मान लो इस पे चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ लेके आए, तो यहाँ चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। प्लस प्लस में रिपल्सन। तो अगर उसको लाने पे वो फैल रही है, उसको लाने पे ऐसे फैल रही है, तो हम बोल देते हैं कि इस बॉडी पे चार्ज है। अब ये अगर न्यूट्रल बॉडी लेके आते हैं तो यहाँ कुछ नहीं होता, वो वैसा ही बना रहता। तो इससे पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है। ठीक है ना? आप उस ऑब्जेक्ट को पास में लेके आओ, अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है तो मतलब उस पर चार्ज है, नहीं हो रहा है मतलब नहीं। समझ गए? ठीक है। एक और बच्चों रहता है पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्केप। इसमें कुछ खास नहीं होता है, एक धागे से एक बहुत हल्की सी बॉल, थर्माकोल की है, बहुत हल्की सी बॉल आपने टांग दी, ठीक है। अब इसको ऐसे घिसा, इसके पास लेके आए, तो बच्चों ये क्या है? न्यूट्रल, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। तो अगर ये अट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब इस पर चार्ज है, और मान लो ये न्यूट्रल है तो इसके पास लाओगे कुछ होगा? नहीं होगा, इसका मतलब इस पर चार्ज नहीं है। तो कुछ नहीं, एक बस हल्की सी बॉल को लटका दिया, पास लेके जाओ, पास लेके जाओ, अगर इस पर चार्ज होगा तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, मतलब इस पर चार्ज है। नहीं अट्रैक्ट हो रही, इसका मतलब न्यूट्रल है। समझ गए ना बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट अपने पास आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन को बच्चों आप ऐसे समझो जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, सपोज जैसे अभी इस क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं 9, कितने स्टूडेंट्स हैं? 9। तो वो कभी 8 भी हो सकते हैं, कभी 10 भी हो सकते हैं। बाकी और क्लासरूम में आप देखोगे तो किसी में 20, किसी में 25, किसी में 500, किसी में 400, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन कभी भी 20.1 स्टूडेंट, 20.5 स्टूडेंट वो नहीं हो सकता। क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स होंगे वो हमेशा होल नंबर में होंगे। तो ऐसे ही बच्चों चार्ज हम किससे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम स्मॉलेस्ट एंटिटी मानते हैं, हम उसको तोड़ नहीं सकते, हम उसको तोड़ नहीं सकते।
तो अब अगर मुझे कहीं इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, जैसे मान लो किसी क्लासरूम में स्टूडेंट्स मुझे भेजने हैं, तो 50, 100, 20, 30 कितने भी भेज सकता हूँ, बट 20.5 स्टूडेंट में नहीं भेज सकता। तो ऐसी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो 10, 20, 30, 40, 50 कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, लेकिन कभी पॉइंट्स में नहीं कर सकता। तो चार्ज जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में ही होगा। जैसे मैंने 100 इलेक्ट्रॉन भेज दिए तो 100 ही, 500 भेज दिए तो 500 ही। अब उस पर बढ़ गए तो माइनस में आ जाएगा, घट गए तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन होगा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन में बच्चों जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में ही होगा, ये हमें बताता है। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इसमें क्वेश्चन आप ट्राई करो, ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। वन क्वांटम ऑफ चार्ज शुड एटलीस्ट बी इक्वल टू चार्ज इन कूलम। बहुत सिंपल सर, सी नहीं, देखो ध्यान से, वन क्वांटम, क्वांटम मतलब स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्वांटम से मतलब वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है ना, समझ गया ना? तो आंसर बच्चों सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, ऐसे बच्चों बस देख के आप लोग मुझे बताओ। जैसे अगर मैं पूछता हूँ कौन सा चार्ज इसमें पॉसिबल है, जैसे मान लो मैंने लिखा 1.6 इंटू 10 की पावर -20 कूलम। बच्चों बताओ ये चार्ज पॉसिबल है क्या? क्यों पॉसिबल नहीं है? बच्चों ये 0.1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 0.1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि पॉसिबल नहीं है। मान लो बच्चों मैं पूछता हूँ 1.6 10 की पावर -18 कूलम, ये हो सकता है? बोलो बच्चों, ये 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन तुम निकाल सकते हो, रख सकते हो, तो ये हो सकता है। समझ गए ना बच्चों? बोलो कोई दिक्कत? मान लो बच्चों जैसे मैंने दिया 4.8 10 की पावर -19 कूलम, ये हो सकता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 3 से मल्टीप्लाई करोगे आज, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले या प्रोवाइड किए जा सकते हैं, तो ये हो सकता है। समझ गए ना बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। तो बच्चों यहां तक अभी कोई दिक्कत? अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है कूलाम्स लॉ। वो क्या है? कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ बच्चों हमसे क्या कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा वो उनके प्रोडक्ट के तो प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों दोनों को अगर हम मिला के लिख दें, जैसे मान लो ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, बीच की डिस्टेंस r, तो इस पे फोर्स इधर मान लो, एक बार अगर प्लस मान लो तो इस पे इधर, ठीक है। तो बच्चों फोर्स अगर मैं लिखूंगा तो बच्चों प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आएगा, तो मैं सीधा कांस्टेंट लगा के लिख रहा हूँ कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये बच्चों अपना फोर्स आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चों आप लोग बताओ K की वैल्यू क्या होती थी अगर याद हो? बोलो 9 इंटू, सही है, अब न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। समझ गए बच्चों? ये अपनी K की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब K को बच्चों वैसे हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, एक ही मान के चलते हैं। इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो वो लगभग 8.88 इंटू 10 की पावर -12, यूनिट वगैरह देखते रहेंगे वो छोड़ो, ऐसा यूनिट में ये हो जाती है। इतना समझे बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये बच्चों रहता है। अब इससे रिलेटेड अगर हम कुछ पॉइंट्स देखें कूलाम्स लॉ से रिलेटेड, तो बच्चों ये बताओ ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्जेस या स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट?
तो ये फॉर्मूला तुम किस पे लगा सकते हो, पॉइंट चार्जेस या स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। अब बच्चों बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। जैसे ग्रेविटेशनल अपना कंजर्वेटिव होता है, ये भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। ठीक है। अब बच्चों मुझे ये बताओ आर की किस वैल्यू पे ये जीरो होगा? इनफाइनाइट। तो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, इनफाइनाइट तक ये लगता है। ठीक है। अब बच्चों ग्रेविटेशन अगर याद हो तो उसमें फॉर्मूला क्या होता था, G(m)(m)/r²। जी की वैल्यू क्या होती थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और ये कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो लगभग 20-21 गुना हो गया। ग्रेविटेशन से देखोगे तो लगभग 20 या 21, मतलब 10 की पावर 20 या 21 टाइम्स हो गया, क्योंकि ये 9 और वो -11, तो 10 की पावर 20 का फर्क आ गया। तो ग्रेविटेशन फोर्स अपना एक वीक फोर्स होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम एक स्ट्रॉन्ग फोर्स मानते हैं। आप देख सकते हो लगभग 10 की पावर 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, 20 या 21 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। समझ पाए बच्चों? ओके। अब बच्चों समझना, ये रहा बच्चों, ये फोर्स है इतना, इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसी में बच्चों अगर हम मीडियम भर दें, कोई मीडियम भर दिया, जैसे पानी भर दिया, वैक्स भर दिया, केरोसिन भर दिया, तो उस केस में बच्चों हम फोर्स लिखते हैं 1/4πe। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखोगे, E, और E हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q1 Q2/r²। अब बच्चों दोनों को डिवाइड करो, ये एयर में फोर्स है, बच्चों सारे टर्म्स कट गए, E/ε0। इसको बच्चों बोलते हैं ER, इसको बच्चों बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। इसी को बच्चों बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को हम एक और नाम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों यहां से देखो, F मीडियम तुम्हारे पास क्या आ गया, F एयर अपॉन ER। बच्चों कई बार इसको K से भी डिनोट करते हैं, पर दिक्कत ये कि K और K दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है, तो मैं अधिकतर ER ही यूज कर लेता हूं। अब बच्चों समझो, ध्यान से देखना, मान लो जैसे पहले फोर्स था सपोज 100 न्यूटन, एयर में फोर्स था 100 न्यूटन, तुमने 4 के डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डुबो दिया, तो अब नया फोर्स क्या होगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। मान लो बच्चों तुमने 10 के डाइलेक्ट्रिक में डुबो दिया, 10 हो जाएगा। इसका रिवर्स भी 2 है, जैसे आपसे बोला पहले 100 है, डुबोने के बाद फोर्स 5 रह गया, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होना चाहिए, समझ गए ना? ठीक है। मान लो डुबोने के बाद फोर्स 1 न्यूटन रह गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए, 100 से 1 रह गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 100। समझ गए ना? ठीक है। अब फिर समझो बच्चों, ER की वैल्यू हम 1 कंसीडर करते हैं, किसके लिए, एयर या वैक्यूम के लिए। ER की वैल्यू बच्चों 81 लगभग होती है वाटर के लिए, और ये इनफाइनाइट होती है मेटल्स के लिए। किसके लिए होती है, मेटल्स के लिए। अब ER बच्चों तुम्हें बताता क्या है, ER बच्चों तुम्हें बताता है कि हम किसी मटेरियल को कितना आसानी से चार्ज कर सकते हैं। जैसे ये 81 है, इसका मतलब है कि पानी को हवा के कंपैरिजन में 81 टाइम्स इजियर चार्ज कर सकते हैं। इसका इनफाइनाइट है, इसका मतलब मेटल्स को हम बहुत ज़्यादा आसानी से चार्ज कर सकते हैं। ER टेक्निकली हमें ये बताता है। अब एक चीज़ बच्चों समझो, जो आपके एग्जाम में 2-3 साल पहले ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन समझो बच्चों। मान लो एक चार्ज ये रहा, सपोज 2 कूलम, एक चार्ज मान लो ये रहा 13 कूलम, मान लो इस पे फोर्स है 50 न्यूटन,
तो बच्चों बताओ उस पर फोर्स कितना होगा? 50। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझो, मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद इनका फोर्स 50 होगा। इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स 50 होगा, कम होगा, बढ़ेगा? बोलो क्यों होगा? सही, बिल्कुल सही। बच्चों ध्यान से समझो, अगर हालांकि नॉर्मल लैंग्वेज में हम वैसे यूज करते हैं, अगर नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो हम यही मान के चलते हैं कि फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन जो फोर्स कम हो जाता है वो नेट फोर्स होता है। वो कौन सा फोर्स होता है? नेट फोर्स। होता ये कि मीडियम की वजह से कुछ इंड्यूस चार्ज होता है, उसकी वजह से ओवरऑल फोर्स कम हो जाता है। अगर स्पेशली हमसे उन दो पॉइंट चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा जाए तो वो उतना ही होता है। तो मान लो ये 50 है, हमने मान लो कुछ 4 का या 10 5 का डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो बच्चों बताओ अब नया फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स, नया नेट फोर्स 10। तो होता ये बच्चों, ये 50 तो है, 40 कुछ इधर आ जाता है, तो उसकी वजह से नेट फोर्स अपना कितना हो जाता है? 10। तो अगर वो स्पेशली पूछते हैं कि भाई उनके बीच में फोर्स पे कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, तो एक्चुअल में नहीं पड़ा। तो वो हालांकि नॉर्मल क्वेश्चंस में देखोगे तो हम ऐसे ही लगा के चलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में बच्चों अगर आपसे पूछेंगे तो मान के चलो 50 5 के डाइलेक्ट्रिक में भर दिया, आपसे पूछेंगे इनके बीच का फोर्स, तो जनरली उनका मतलब नेट फोर्स ही होता है और वो कम हो जाएगा। लेकिन स्पेशली अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच का आप देखें वो वही रहेगा। समझ पाए ना बच्चों? तो यही एक पॉइंट बच्चों, मैंने आपके नोट्स में सारे पॉइंट्स होंगे तो बस बता रहा हूँ। नेट फोर्स बिटवीन चार्जेस गेट अफेक्टेड ड्यू टू मीडियम बिटवीन द चार्जेस, बट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल रिमेन सेम। तो जो अपना 50 से मान लो 10 हो गया, वो नेट फोर्स माना जाता है। उसका और डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट के बाद जो नेट फोर्स है वो कम हो जाता है। दो चार्जेस के बीच का फोर्स वही कंसीडर करते हैं। समझ गए बच्चों? जैसे आपके एग्जाम में 2 या 3 साल पहले पूछा गया है, एक क्वेश्चन ये था, इस तरह से था, किसी में डुबो दिया और 4 ऑप्शन थे, मल्टीपल चॉइस थे, उसमें यही था कि इनके बीच के फोर्स को क्या फर्क पड़ेगा। तो सही आंसर होगा उन पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेट फोर्स पे अफेक्ट पड़ता है। ये चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों देखते हैं फिर इसमें हम ये नहीं रुकना बच्चों, कहाँ गया वो? ओके बच्चों, इसे एक बार आप ट्राई करो। 2 point charges in air at a distance of 20 centimeter from each other। तो पहले बच्चों वो बीच में कितनी डिस्टेंस थी? 20। At what distance from each other these charges should be placed in oil of relative permittivity 5, जिससे कि वही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहे। सोचो बच्चों एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। मोबाइल वगैरह नहीं लाया क्या मैं आज? बच्चों एक सेकेंड करो, मैं आता हूँ भी।
कर लिया बच्चों? हो गया क्या? बी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। देखो समझना, पहले बच्चों डिस्टेंस 20 है, एट व्हाट डिस्टेंस चार्जेस, जिससे कि सेम फोर्स आ जाए। तो बच्चों पहले फोर्स लिखोगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 R²। बाद में बच्चों 1/4πe Q1 Q2 और मान लो R1 का स्क्वायर। एक ही बात है, Q1 Q2 कट गए, 4π कट गए, Q1 Q2 कट गए, 4π कट गए। अब बच्चों R1 देखो इसको वहां भेजता हूं, तो E/ε0 R² R1², ये चीज होती है ER, और वो हमें दे रखी है 5, तो R² R1²। तो R1 बच्चों अपने पास आ गया R/√E, ER। तो R बच्चों था 20 सेंटीमीटर, अगर मीटर में लिखोगे तो -2, और √5 मतलब 2.2 मान लो, ठीक है ना, 2.2 कुछ मान लो, या एक बार 2 मानते हैं तो 10, तो 10 से थोड़ा कम, 10 से थोड़ा कम, तो 10 से थोड़ा कम और -2, तो 10 से थोड़ा कम और -2, यही अकेला है। चेक करो, 10 से थोड़ा कम और -2 पावर एक ही ऑप्शन में बैठ रही है। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है ना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इसे बच्चों मैं हटा देता हूँ फिर, ठीक, हटा दो ना बच्चों। अब ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों ये है, इसको देख के बताओ, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4th एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। अभी जो किया वैसा ही है। तो बच्चों इक्विवेलेंट डिस्टेंस किस में बतानी है? एयर में। किस में बतानी है? एयर में। बोलो बच्चों क्या आ रहा है? हाँ सही है, समझो बच्चों, यही चीज है बच्चों। R1 कौन सी डिस्टेंस थी? मीडियम। R कौन सी डिस्टेंस है? एयर में। तो इस बार वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? R इन टर्म्स ऑफ R1। तो R बच्चों अगर मैं यहां से लिखता हूं तो R1 इंटू रूडिया, R1 इंटू रूडिया। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? यहां तक कोई डाउट? चलो बच्चों आगे, समझे ना, वही चीज है। ठीक, ओके। अब बच्चों एक एग्जांपल आप ट्राई करो। जैसे बच्चों मान लो ये एक रॉड है, इस पे टोटल चार्ज है Q, लेंथ L, और इससे मान लो ये डिस्टेंस है R, पे Q0 चार्ज रखा है। तो इनके बीच का बच्चों फोर्स निकालना है, इनके बीच का बच्चों फोर्स निकालना है। क्वेश्चन समझ गए ना? एक रॉड है, उस पे Q चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पे Q0 चार्ज रखा है। ठीक, एक बार ट्राई कर लो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। आंसर तो मुझे ऐसे याद नहीं है, खैर सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना। बच्चों सेम क्वेश्चन अपना ग्रेविटेशन में भी बनते हैं, तो जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं लगभग सेम चीज ग्रेविटेशन में भी रहती है।
गया बच्चों, कर लो। क्यू नॉट वन बाई आर प्लस एल प्लस वन बाई एल आर इंटू आर प्लस एल। ये देख लेते बच्चों, आंसर मुझे पता नहीं, देखते हैं। ठीक है बच्चों, लेट से x पे जाके वही dx विड्थ का एलिमेंट लो। तो बच्चों अब इन दोनों के बीच में फोर्स होगा k q नॉट। अब इस पे चार्ज होगा q बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कितना चेक करो, k q1 q2 k q1 q2। q2 कैसे लिखा है बच्चों, l लेंथ पे चार्ज है q, एक पे चार्ज होगा q बाई एल, तो एक पे ये है तो दो पे इंटू टू, पाँच पे इंटू पाँच, x पे इंटू एक्स, तो dx पे इंटू dx। अब मुझे टोटल चाहिए, तो यहाँ शुरू वहाँ खत्म, तो r से r प्लस एल, तो k q नॉट q, l तो कॉमन आ गई, इसका माइनस का वन बाई एक्स, r से r प्लस एल। अब बच्चों लिमिट रख के चेक करोगे तो मैं माइनस है तो रिवर्स करके लिमिट रख रहा हूँ, आई थिंक पता होगा। तो वन बाई आर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल, तो एल ऊपर रह जाएगा, एक एल शायद तुम भूल गए, आर प्लस एल आर, तो नहीं, हाँ नीचे से कट जाएगा, सही कट जाएगा, सही है, सही है। समझ गए ना बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, इसे हटा दो, समझ गए ना कल। वैसे बच्चों इसका सॉल्यूशन वगैरह इसमें सब है, पर फिर भी देखना चाहो देख लो। जैसे मान के चलो जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है बस उसका सॉल्यूशन इसमें नहीं होगा, जो मॉड्यूल से डायरेक्ट मैं क्रॉप करके डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन इसमें होंगे। बस मॉड्यूल के जो मैंने क्रॉप करके लगाए हैं ना वो नहीं होंगे, बाकी थ्योरी पार्ट पूरा होगा, क्वेश्चन पूरे होंगे। ये कैसे आया, देखो इंटीग्रेशन मैथ्स में स्टार्ट हो गए क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाता है n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ इसे ऊपर ले जाओ, तो x की पावर माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, माइनस वन अपॉन माइनस वन, इसी को लिख सकते हो माइनस का वन बाई एक्स। ठीक है ना बच्चों, चले आगे। ठीक है, अब बच्चों कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। ठीक, स्पेशली उसमें एक पैटर्न इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ समझो बच्चों, डायरेक्टली देख के आंसर बताओ। ठीक, जैसे ये Q, ये Q, यहाँ मान लो Q नॉट है, बच्चों बताओ इस पर नेट फोर्स क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं, इसका कट जाएगा जीरो। ठीक है, अब तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको सब नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है ना, बस आपको समझने पे फोकस करना है। Q Q Q Q नॉट, बच्चों ये सेंटर पे है, नेट फोर्स इस पे क्या होगा? जीरो, सब आपस में कट जाएंगे, नेट फोर्स जीरो। फिर बच्चों देखो Q Q Q Q, ये सेंटर पे R R R R, बच्चों नेट फोर्स जीरो। बच्चों जैसे देखो ये पेंटागन, Q Q Q Q Q Q, यहाँ Q नॉट, वही डिस्टेंस सबसे R, अब सेंटर पे नेट फोर्स जीरो। अब बच्चों मुझे बताओ हेक्सागन के सेंटर पे रखा हो, तो किसी भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के सेंटर पे रखा हो जीरो। क्लियर है? अब ध्यान से समझो बच्चों,
जो जिस पर्पज से मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया वो समझते हैं। ये समझ गए ना? ठीक है। अब मान लो बच्चों मैंने ये चार्ज हटा दिया, अब इस पे नेट फोर्स क्या होगा? इधर की तरफ के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। बच्चों मान लो मैंने ये चार्ज हटा दिया, अब इस पे नेट फोर्स क्या आएगा? तो बच्चों समझो, इसका फोर्स होगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, इसका फोर्स के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये एंगल 120, दो इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर 120 पे हो तो उसी के बराबर, यानी कि ये। अब मान लो बच्चों मैंने ये चार्ज हटा दिया, तो अब नेट फोर्स क्या होगा? ध्यान से देखो, इसको ये काट देगा, केवल इसका बचेगा, तो इसका फोर्स क्या है? के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो अब जो समझाना चाह रहा हूँ बच्चों वो समझो, इसको मैंने हटा दिया तो नेट फोर्स बच्चों किसी एक के थ्रू जो फोर्स है वही बचेगा उसकी तरफ। इसको मैंने हटाया तो नेट फोर्स इसकी तरफ किसी एक का, इसको हटाते तो इसकी तरफ आता, इसको हटाते तो इसकी तरफ आता। ऐसे बच्चों इसमें जब मैंने हटाया तो ये आया। अब इसमें बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पेंटागन है तो दिक्कत है, हेक्सागन में फिर भी आसान है। मान लो वही क्यू 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 और ये क्यू नॉट। मान लो बच्चों इसको हटा दिया तो नेट फोर्स, तो बच्चों इसको इसने काटा, इसको इसने काटा, इसका बच जाएगा, तो के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों इसमें डायग्राम में दिखा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मान लो अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इस पे नेट फोर्स के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर ही आएगा। तो अब क्वेश्चन इस पे बच्चों ये पूछा जाता है कि मान लो कोई एन साइडेड पॉलीगन है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, उसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा है और हर कॉर्नर पे इक्वल चार्ज सिमेट्रिकली रखे हैं, तो सेंटर वाले पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। अब किसी एक चार्ज को मान लो साइड से हटा दिया, अब सेंटर वाले पे नेट फोर्स क्या होगा? के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। समझ गए ना बच्चों? इस पैटर्न में कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बच्चों हम चलते हैं। तो बच्चों इसमें कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन बस मैं स्किप करता जा रहा हूँ, बाकी तो खैर ठीक है। ओके, वो आप चाह जैसे बच्चों इसमें क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं, वो इस वजह से कि ये 12th के नोट्स हैं, तो 12th के नोट्स में थोड़ा बेसिक क्वेश्चन की वजह से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो वो आप करना चाहो तो रीड कर सकते हैं, उनका क्वेश्चन और सॉल्यूशन है। बाकी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है ना? तो बस समझने पे ही फोकस मेनली करना है, तो वो देखते हैं। ओके, अब बच्चों इसमें आप क्वेश्चन ये वाला अटेम्प्ट करो एक बार, ये आपकी 4th एक्सरसाइज में 10th क्वेश्चन। 3 identical charge ball charged 2 coulomb suspended from a common point 2 meter each. They are form equilateral triangle of side 1 meter. The ratio of electric force on charge ball to force between any two charge ball. एक बार ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, वरना अपने अच्छा आज तो लाए नहीं हो, पर बच्चों याद से मॉड्यूल ले आओ, क्योंकि उस पर टिक कर पाओगे एटलीस्ट कि ये कर लिया नहीं किया। कई बार अगर मान लो थोड़ा सा ब्लड वगैरह कुछ रहता है तो पढ़ने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, समझो।
बोलो बच्चों क्या आ रहा है? सही है। जैसे बच्चों देखो ये 1 1 1 का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, जैसे 3 बॉल को लटका दिया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो बच्चों देखो जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, जो ये नीचे वाला ट्राइंगल है ये है B1 B2 B3 और इसकी साइड बच्चों 1 1 1 दे रखी। जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसको मैंने ये ड्रॉ किया, सही है। अब बच्चों समझो, मान लो अगर मैं इसकी वजह से फोर्स देखता हूं तो इसकी वजह से फोर्स F इधर, इसकी वजह से फोर्स F इधर, ये 60 तो ये 60। अब बच्चों दो वेक्टर 60 डिग्री पे हैं तो नेट a स्क्वायर प्लस बी मतलब f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2ff cos 60, cos 60 हाफ है तो f स्क्वायर 3f स्क्वायर रूट 3f। तो नेट बच्चों यहाँ आया रूट 3f और एक का फोर्स क्या है F। तो हमसे पूछा है नेट फोर्स और किसी एक के फोर्स का रेशो, तो नेट फोर्स कितना आया रूट 3f और किसी दो के बीच में फोर्स है F, तो रेशियो अपने पास कितना आ गया रूट 3:1, रूट 3:1। बोलो अदर्स को डाउट हो? वापस बताता हूँ, देखो समझो 3 चार्ज पार्टिकल है, मान लो एक बार तीनों प्लस, तो कोई दो के बीच में अगर मैं फोर्स लिखता हूं तो K Q अपॉन 1 स्क्वायर। अब इस पे ये फोर्स इधर, इस पे ये फोर्स इधर, ये एंगल अपना कितना है 60। अब 60 एंगल है तो F स्क्वायर 2f cos 60 3f स्क्वायर रूट 3f। अब रेशो निकालोगे तो वो वही आ जाएगा। और देखो बच्चों कोई दिक्कत हो? चले बच्चों आगे, ठीक है। फर्दर बच्चों हम इसमें देखते हैं फिर कहाँ पहुंच गए हम। हाँ ये रहा, ये भी बच्चों वही क्वेश्चन है, देख के बताओ आंसर क्या होगा। अभी अभी किया रूट 3 टाइम्स आ रहा था किसी एक पे, तो रूट 3 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, क्योंकि साइड A है चार्ज Q, समझ गए ना बच्चों? ठीक है। फर्दर बच्चों इसमें फिर आप देखो इसका आंसर दो बच्चों। नहीं एक बार क्वेश्चन रीड करो क्वेश्चन हाँ मैं कर रहा हूँ। 4 charges are arranged बस आपको डायरेक्शन जज करनी कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हाँ बोलो क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर टू ये है ना, देखते हैं अभी। ओके देखो बच्चों, इसका और इसका, इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? 2 का। तो बच्चों मान लो इसका F मानता हूं तो इसका होगा 2f, तो दोनों मिला के बचा इधर F। ऐसे प्लस माइनस, तो ये अट्रैक्ट करेगा इधर F से लेकिन ये करेगा इधर 2f से, तो F 2f इधर क्या बचेगा F। तो नेट कहाँ आएगा? बीचों बीच, बीचों बीच आएगा यानी कि इसके परपेंडिकुलर। नेट कहाँ आया? बीचों बीच, बीचों बीच मतलब इसके परपेंडिकुलर। समझ पाए बच्चों? बोलो कहीं दिक्कत हो? ठीक है ना? ओके बच्चों इससे फिर मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना? ओके ठीक, हटा दो ना। अब बच्चों इसे ट्राई करो, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस separated by a distance a and a मतलब 2a, the distance of point from center of line joining two charges equatorial line, equatorial line मतलब ये at which force experience। बच्चों मान लो ये Q0 चार्ज, ये मान लो कुछ x डिस्टेंस पे,
तो ये आपको निकालना है जिससे कि ये फोर्स मैक्सिमम। थोड़ा सा सोचो फिर मैं डिस्कस करूँगा। समझ गए ना बच्चों क्वेश्चन? दो चार्ज पार्टिकल ऐसे रखे हैं, दोनों ही प्लस है, दोनों ही प्लस है, उनकी बीच वाली लाइन पे क्यू नॉट चार्ज रखा है। अब उस पर तुम्हें फोर्स मैक्सिमम चाहिए, तो वो x क्या होना चाहिए बच्चों, वो तुम्हें बताना है। हो गया क्वेश्चन? समझ गए ना कि इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स मैक्सिमम। ओके, क्या किया तुम्हें बताओ? सही है, सही है। और कोई बच्चों? चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ। देखना बच्चों, क्वेश्चन समझ गया ना? दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस 2 है। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। उससे x डिस्टेंस पे कोई चार्ज पार्टिकल है, उस पर हमें फोर्स मैक्सिमम करना है। तो बच्चों समझो, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर। अब दोनों सिमेट्रिक हैं तो दोनों एक ही जैसे फोर्स लगाएंगे, F F। बच्चों सिमेट्रिक है तो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा। तो बच्चों अगर इसे तोड़ोगे तो इधर F साइन थीटा, F साइन थीटा, इधर F cos थीटा, F cos थीटा। तो नेट फोर्स बच्चों ऊपर आ जाएगा, दैट इज 2F cos थीटा। अब बच्चों देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समझना। ये x ये a, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो F नेट अगर मैं लिखता हूँ तो 2F बच्चों k q q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, तो रूट इसका स्क्वायर करोगे वो यही आ जाएगा। अब थीटा बच्चों, ये थीटा है तो ये अपने पास थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ। तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो x अपॉन, चेक करो बच्चों कोई दिक्कत हो? बोलो आदर्श कोई डाउट लग रहा हो? 2k q q नॉट बाई ये और cos थीटा। बच्चों इतना समझ पाए? ठीक है। अब बच्चों मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समझो। ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ। x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, और इसको कुछ कांस्टेंट c मान लिया, ये फोर्स आया। अब df बाई dx बच्चों बेस का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब आ गया। अब ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस x। अब इसका डिफरेंशिएशन 3/2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और अंदर वाले का करोगे 2x, और ये होना चाहिए 0।
तो बच्चों इसको भेज दो 0, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ कॉमन लेके भेज दो 0, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बच्चों 2 से 2 कट गए तो बचा माइनस का 3x स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, x इक्वल टू a बाई रूट। तो हमसे जो वो कुछ पूछा था अंदर लिखा था वो 2 होना चाहिए। तो बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेस ज़्यादा इन्वॉल्व है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। बच्चों एक बार चेक करो a बाई रूट एक्स, तो x की वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए 2। समझ पाए बच्चों? हमने फोर्स लिखा, उससे नेट फोर्स लिखा, डिफरेंशिएट किया। बोलो आदर्श कहीं डाउट लग रहा हो? ठीक है बच्चों, ठीक है ना? कर लो बच्चों, फिर मैं ठीक है बच्चों, कर लो। बच्चों इस पे काम करना, यहाँ से पेज नंबर डाल लेना, जैसे 1 2 3 4, तो पेज नंबर डाल लेना। उसके थ्रू मैं बता दूंगा कि यहाँ तक हम कर चुके हैं, तो फिर वो आप उतना घर जाके रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना? कर लिया? हटा दो इसे। ठीक है, अब बच्चों यही क्वेश्चन फिर रिपीट है, बस एक बार रीड कर लो। 2 ये 3B एक्सरसाइज में है, बट सेम क्वेश्चन है तो मैंने इंक्लूड कर दिया। देखो, 2 पार्टिकल A and B each having charge Q are placed at a distance d apart. Where should a particle of charge Q placed on perpendicular bisectors so that experience maximum force? तो बच्चों अब समझो, ये डिस्टेंस अब है d बाई 2, ये डिस्टेंस है d बाई 2, ये A, तो इस केस में अपने पास आंसर आया था a बाई रूट 2, लेकिन a अब इसमें क्या होगा d बाई 2, तो इस केस में आंसर क्या आएगा d अपॉन 2। समझ गए ना? दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो ये d बाई 2, ये d बाई 2, तो इस हिसाब से आंसर होना चाहिए d अपॉन 2 रूट। समझ पाए ना बच्चों? ओके, फर्दर बच्चों फिर इसमें आप देखें, इसे बच्चों मैं हटा देता हूं फिर। ठीक, इसे बच्चों आप ट्राई करो। 2 सिमिलर प्लस क्यू चार्ज ऐसे रखे हैं, ऑसिलेट, आपको बताना है कब वो ऑसिलेट करेगा। एक बार थोड़ा सा सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये चार्ज रखा है, ये ऑसिलेट कब करेगा, तब वो आपको थोड़ा सा सोचना है। अलोंग में क्यों नहीं करेगा? सही बच्चों, अगर मैं इधर खिसकाता हूँ तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा तो वो उधर ही खिंचा चला जाएगा, तो वापस नहीं आ पाएगा। तो ऑसिलेट करने के लिए जरूरी है कि वो वापस आ पाए, वापस आ पाए वो इस केस में पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज गलत है। अगर मैं इधर खिसकाता हूं तो भी ठीक है। अब परपेंडिकुलर टू ए बी, मान लो बच्चों मैं इधर खिसकाता हूं तो होगा क्या, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स बच्चों इधर आ जाएगा तो कर लेगा। डिस्टेंस, उनकी डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, तो इसमें बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? समझ गए? अब बच्चों वापस समझो, ये समझ गया ना? ठीक है, मान लो बच्चों इसका मास है m, ये डिस्टेंस बच्चों a, ये डिस्टेंस a, मास m, ये बच्चों अपने फिक्स हैं, ये फिक्स है। अब मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, छोड़ूंगा, क्या करेगा? नीचे
पीछे की तरफ आएगा, ऑसिलेट करेगा। तो अब बच्चों तुम्हें क्या करना है, टाइम पीरियड निकालने का एक बार ट्राई करो। अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ें तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो अगर थोड़ा सा टाइम पीरियड कर पाओ तो ठीक है, वरना मैं डिस्कस करता हूँ। समझ पाए ना? ऑसिलेट कब करेगा? जब हम ऐसे डिस्प्लेस करें, ठीक है। अगर हम ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत स्मॉल डिस्प्लेस किया, तो टाइम पीरियड क्या आएगा वो थोड़ा सा सोचना करो एक बार। मान लो बच्चों इसे थोड़ा सा x डिस्प्लेस किया, छोड़ेंगे तो वापस आएगा, तो वही टाइम पीरियड निकालना। तो बच्चों देखो, जैसे याद करो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, याद है? बताता हूँ, वो थोड़ा सा हट के है, बताता हूँ बच्चों। ये क्लियर है? फोर्स ये आया था, डेटा वही है, अभी भी फोर्स यही आएगा, बस डायरेक्शन इधर हो। अब बच्चों x लेस देन ए है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको निगलेक्ट करोगे, इसको निगलेक्ट करोगे, इन दोनों को निगलेक्ट कर दोगे, तो नेट फोर्स बच्चों तुम्हारे पास आ गया 2kq q नॉट x a और a स्क्वायर a क्यू। तो बच्चों वो प्रोपोर्शनल टू x आ गया। विथ साइन देखोगे तो अपोजिट है, तो माइनस, मतलब SHM। तो बच्चों ये जो चीज होती है ये होती है k फैक्टर। ये क्या होती है? F इक्वल टू माइनस kx। तो ये चीज क्या होती है? k फैक्टर। तो अब टाइम पीरियड बच्चों तुम्हारे पास हो जाएगा 2π√m अपॉन k फैक्टर, और k फैक्टर बच्चों ये होता है। तो बच्चों कंक्लूजन समझो, जब भी टाइम पीरियड पूछा जाए तो मान के चलो 90% केस में वो SHM ही होगा, क्योंकि SHM ही अपने सिलेबस में होता है। अब SHM में हमें क्या करना होता है, कुछ भी मैनिपुलेट करके उसे x के प्रोपोर्शनल प्रूफ करना होता है। x को छोड़ के जो भी तुम्हारा कुछ कचरा बचता है वो मान लो तुम्हारा k फैक्टर, तो x को छोड़ के जो भी कुछ बच रहा है वो तुम्हारा क्या है? k फैक्टर। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m अपॉन k फैक्टर, ये बस याद रखना। तो t इक्वल टू 2π√m अपॉन k फैक्टर। अब k फैक्टर तुम्हारा क्या है? x को छोड़ के जो भी कुछ बच रहा है वो तुम्हारा k फैक्टर है, वो तुम वहां रख दोगे, वही तुम्हारा आंसर है। समझ गए बच्चों? ओके। अब बच्चों जैसे इसमें समझो, जैसे इसमें अगर देखोगे तो बच्चों आगे कहीं आप देखोगे तो कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म दिखेगा, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो उससे पहले तक का मान लो हमने एक तरीके से पढ़ लिया है, बस ये क्वेश्चन एक अच्छा है जो हम कल क्लास में कर लेंगे। इसके नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन रहता है, वो कल क्लास में कर लेंगे। तो इसमें हाँ ट्राइंगल वाला ये वाला एक अच्छा है, ये ज़रूर क्लास में कर लेंगे। तो बच्चों इसमें आप ये कर सकते हो, जैसे रीड आउट कर सकते हो, आप देखोगे थ्योरी जो मैंने बताई है लगभग वही है, जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वही है, बस कुछ इजी क्वेश्चंस बीच में और मिल जाएंगे। जैसे ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, तो चाहो तो वो कर सकते हो। क्वेश्चन में अब ये है कि जैसे लैंग्वेज थोड़ी सी कम लिखी होगी पर काफ़ी हद तक समझ जाओगे, तो फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो वो पूछ लेना। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस बच्चों आप कर सकते हो, इनके सॉल्यूशन भी इसी में लिखे हुए हैं, तो उससे समझ के कर सकते हो, ठीक है ना।
और मॉड्यूल से अगर हम देखें कुछ करना चाहें, ओके, मॉड्यूल से बच्चों करना चाहो तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन थर्ड, सेवंथ, सेकंड में बच्चों फर्स्ट, सेकंड में ही फोर्थ, नाइन्थ, 20, फोर्थ में बच्चों फर्स्ट, ये बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 25, ठीक है। तो ये बच्चों मॉड्यूल से कर सकते हो, ठीक। तो एक बार ट्राई करना, बाकी देखेंगे बच्चों।